नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। भागलपुर प्रमंडल की आयुक्त को पटना रेफर कर दिया गया है। वंदना किन्नी कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले भागलपुर प्रमंडल की आयुक्त कोरोना संक्रमित हो गई थी। वंदना किन्नी अस्पताल में भर्ती न होकर होम क्वारंटीन थी, लेकिन बुधवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें पटना भेजने का फैसला किया है। इसके बाद एम्बुलेंस से वंदना किन्नी को पटना भेजा गया। तो भागलपुर प्रमंडल की आयुक्त वंदना किन्नी को कोरोना संक्रमण हो गया था 3 दिन पहले, लेकिन वो होम क्वारंटीन थी, घर में ही उनका इलाज हो रहा था। लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें एम्बुलेंस के जरिए पटना भेजा गया। समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा का पटना के एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे थे। कोरोना की चपेट में आने के बाद पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। इस बीच खबर यह भी है कि सिविल सर्जन की जांच रिपोर्ट देरी से आई। 8 जुलाई को टेस्ट किया गया, लेकिन 14 जुलाई तक रिपोर्ट आई ही नहीं। इस बीच उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके बाद पटना एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। सिविल सर्जन की मौत के बाद समस्तीपुर में हर कोई हैरान है। समस्तीपुर के सिविल सर्जन की कोरोना से मौत। सिविल सर्जन की रिपोर्ट 6 दिन बाद आई। तबीयत बिगड़ी तो किया गया पटना एम्स रेफर। बेकाबू कोरोना ने एक और योद्धा की जान ले ली। समस्तीपुर के सिविल सर्जन आर झा की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। आर झा के निधन को लेकर के बाद से जो है पूरे समस्तीपुर में शोक की लहर है। और न सिर्फ समस्तीपुर जिले के तमाम चिकित्सक बल्कि जो आम लोग हैं वो काफी मर्माहत हैं। कोरोना काल में एक योद्धा लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन क्या उनकी इस लड़ाई में सिस्टम ने साथ दिया? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 8 जुलाई को समस्तीपुर के सिविल सर्जन का सैंपल लिया गया, लेकिन 13 जुलाई तक रिपोर्ट नहीं आई। इसके बाद 14 जुलाई को दोबारा सैंपल लिया गया। इस बीच उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तब तक सिविल सर्जन के दूसरे सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंगलवार की शाम सिविल सर्जन डॉक्टर झा की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका बीपी लो हो गया और किडनी भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। पटना एम्स में उन्हें प्लाज्मा भी दिया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन बुधवार सुबह उनका निधन हो गया। हमारे आर झा सर बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहले तो वो हमारे सर्जन थे। कोई भी उनके पास हेल्प के लिए जाए तुरंत हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर जैसे कोऑपरेटिव समाज सेवी डॉक्टर शायद समस्तीपुर में अभी तो कोई नहीं है। अगर जांच रिपोर्ट सही वक्त पर आ गई होती तो संभव है डॉक्टर झा की जिंदगी बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उधर सिविल सर्जन की मौत के बाद समस्तीपुर में मातम पसरा है। सिविल सर्जन डॉक्टर झा कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार मरीजों की सेवा में लगे थे। वो हर दिन सदर अस्पताल जाते थे। इसी दौरान वो खुद कोरोना वायरस की चपेट में आकर संक्रमण का शिकार हो गए। ये सिस्टम की खामी का नतीजा है कि एक कोरोना वॉरियर्स लड़ते लड़ते शहीद हो गया। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। समस्तीपुर के सिविल सर्जन की कोरोना से मौत पर सीएम ने शोक जाहिर किया है। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। शोक संदेश में सीएम ने लिखा है कि डॉक्टर रति रमण झा अपने कर्तव्यों को लेकर सजग थे। डॉक्टर झा के निधन से चिकित्सा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। मेरी संवेदना डॉक्टर रति रमण झा के परिवार के साथ है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति और परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता दे। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी डेड बॉडी को छोड़ दिया जाता है तो कभी कोरोना जांच की रिपोर्ट नहीं आती। अब एक नया मामला सामने आया। पटना सिटी का यह मामला है। हरमंदिर गली में 50 साल के शख्स की मौत हो गई। होम आइसोलेशन के दौरान उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी मौत हो गई है। पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दी,
लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शव को ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। 15 घंटे के बाद एक एम्बुलेंस को भेजा गया, लेकिन एम्बुलेंस पर सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था, जिसने शव को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जैसे तैसे कर 2 पीपीई किट की व्यवस्था की गई। तब घर के लोगों ने शव को उठाकर एम्बुलेंस में रखा। अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना से बिहार में किस स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए और जो दावे किए जा रहे हैं व्यवस्थाओं की, उसकी हकीकत को समझिए कि होम आइसोलेशन में एक मरीज की मौत हो जाती है तो उसे उठाने वाला कोई नहीं, उसे निकालने वाला कोई नहीं। उसके बाद पीपीई किट का इंतजाम किया जाता है और एम्बुलेंस से किस तरह ले जाया जाता है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। सर क्या करें, सुबह 5 बजे सुबह से मेरे पापा जी डेथ कर गए हैं कोरोना से, और एसडीओ मंत्री सब जितना है पठाना प्रभारी सभी के यहाँ कॉल कर करके थक गया है सर। लाश बदबू देने लगा है। खुद से हम अपना पीपी किट पहने हैं और अपने पिताजी को, बस 2 भाई हैं। और सर बस 2 भाई हैं। अपने जान पर खिलवाड़ कर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को इसके बारे में कोई मालूम नहीं है कैसे क्या करना है। हम लोग बिल्कुल ही लाचार हो चुके हैं। वार्ड पार्षद से लेकर एसडीओ, पुलिस, डीएम, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। न मेरे घर का सैनिटाइज करवाया जा रहा है, न किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं। हम लोग सुबह 5 बजे से थक चुके हैं। बिहार में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। 24 घंटे के अंदर राज्य में 10 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या 208 पहुंच गई। पटना में 24 घंटे के अंदर 2 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें राजधानी में मरने वालों का आंकड़ा 33 पहुंच गया है। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में कोरोना का कहर लगातार टूट रहा है। 10 और लोगों की मौत यहां पर सामने आई है। बिहार में लगातार यहां कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ। बिहार में आज कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार कर गया। बिहार में 24 घंटे के अंदर 730 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 30,066 हो गई। पटना में भी कोरोना वायरस की गिरफ्त में है और आंकड़ा 4,000 क्रॉस कर गया। राजधानी में 24 घंटे के अंदर 174 नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे संक्रमितों की कुल संख्या 4,479 हो गई। अब तक कुल 19,876 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि रिकवरी रेट तकरीबन 66% है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। पीएमसीएच में 100 बेड का कोविड वार्ड तैयार किया गया है, जहां मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। वेंटिलेटर लगाने का काम शुरू हो गया है। पीएमसीएच अस्पताल से जायजा लिया संवाददाता संजय ने। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में 100 बेड का कोविड बेड बनाया गया है और उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं यहां की गई है। जानकारी के मुताबिक यहां पे जो अधीक्षक हैं उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सभी बेड पे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, ताकि जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसका इलाज किया जा सके। और लगातार इसमें मरीजों की मौत भी हो रही है, तो ये देखते हुए यहाँ के अधीक्षक के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इलाज के लिए जो किट उपलब्ध कराए गए हैं वो भी यहाँ पे तैयारी की गई है उसके लिए। साथ ही साथ यहाँ जो अन्य अस्पतालों में भी इसके इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। सैयदुद्दीन ओझा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। कोरोना काल में किशनगंज के सदर अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि कोरोना संदिग्ध मरीज होने के शक में डॉक्टर ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था। इलाज में देरी होने की वजह से मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इधर अस्पताल प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी तरफ से कोई लापरवाही हुई है। बोला कोरोना के लिए ऊपर जाना होगा 3 मंजिला पर, और 9:30 बजे से लेके अभी तक हमको बैठा के नहीं पूछ किया। लास्ट में मर गया। मतलब पहले बोला कोरोना का जांच। हाँ, पहले कोरोना पे। हाँ, कौन डॉक्टर था दीदी? अब ये कौन डॉक्टर है उसका लिखा होगा पुर्खी में।
और ट्रीटमेंट के बाद उनका जो टेस्ट वगैरह होगा, पहले उनका लाइफ सेविंग जो भी ऑक्सीजन लगाना है, आईवी लाइन लगाना है, सारा चीज विदाउट टेस्ट किए हुए लगा देना। उसके बाद उनका जो भी टेस्ट करना है वो करना है। सर 5 घंटे तक उनका इलाज नहीं हुआ, आखिर में वो ये जो महिला थी उन्होंने दम तोड़ दिया। नहीं, डॉक्टर साहब ने तो बताया कि मैं महिला को देखा हूँ, पहले से काफी गंभीर अवस्था में दूसरे जगह से रेफर करके आया गया था उनको, और बताया गया था कि कोरोना टेस्ट कर लो। उसी संदर्भ में डॉक्टर साहब ने देखा और उसको टेस्ट करके देखा, लेकिन टेस्ट हो गया। कोरोना के इलाज को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दी जा रही है, जिसे लेकर डॉक्टरों ने लोगों को आगाह किया है। डॉक्टरों के मुताबिक गलत जानकारी को सही मानकर कोरोना का इलाज करना जानलेवा हो सकता है। इस तरह की एक जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि ईथर और चीनी में मिलाकर पीने से कोरोना खत्म हो जाता है। डॉक्टर के मुताबिक यह गलत है और इसका पालन करने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। माहौल से बचना चाहिए, और जो हमारा शुरू से जितना स्टैब्लिश तरीका है, हमारा जो सिद्धांत पूर्व से हमारे पास में आ गए हैं, उन सिद्धांतों को हम लोग को अमल में लाना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो अपना विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसके अनुसार चाहे जो सच्चाई है उसके अनुसार आप डॉक्टर से मिलें। अगर आपको सिम्टम्स डेवलप करता है तो जांच जरूर कराएं कोविड का, और जो सरकारी मापदंड है, चाहे हम लोगों का जो स्वास्थ्य विभाग का अपना एक इलाज है, उस इलाज के अंतर्गत ही आप रहें। किसी भी तरह के अफवाह पे मत जाएं। हाँ ठीक है, कहीं अगर कोई बोलता है कि ये खा लेने से वो खा लेने से, जब तक आप संतुष्ट ना हो कोई चीज को यूज ना करें। टेस्ट का सिस्टम भी यहाँ बड़ा विचित्र है। पहले सुबह को इनका धर्मशाला में जाके नंबर लगाइए, फिर वहाँ से कागज सदर अस्पताल जाता है, उसका आईडी जनरेट होता है। वहाँ दुनिया भर पैरवी है। जिनका आईडी जनरेट हुआ उनका तो टेस्ट हो जाता है, जिनका आईडी जनरेट नहीं होता उनका टेस्ट नहीं हो पाता है। कोरोना काल में पुलिस सेवा की बेहतर व्यवस्था के लिए पटना में एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बिहार पुलिस एसोसिएशन की तरफ से कई समस्याएं और मांगे रखी गई। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की अध्यक्षता में पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक बुलाई गई। कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने कहा कि पुलिस तबादले पर रोक लगाने की मांग रखी गई है। कई जिलों में इसे कोरोना संक्रमण में तबादला किया जा रहा है। इससे पुलिसकर्मियों की परेशानी बढ़ गई है। मेंस एसोसिएशन की मांग है कि कोरोना काल में तबादला नहीं किया जाए। इस मांग को डीजीपी ने मान लिया है। डीजीपी ने भरोसा दिलाया कि जो पुलिस वाले अभी जहां मौजूद हैं वहां से उन्हें रिलीव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मेंस एसोसिएशन की तरफ से पुलिस वालों का बीमा कराए जाने की मांग रखी गई। इस पर डीजीपी ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार से इस मसले पर बात की जाएगी। इलाज के लिए हम लोग अपना अलग पुलिसकर्मी जो संक्रमित हो रहे हैं उनके इलाज का, उनका आइसोलेशन वार्ड बनाने का अलग, चिकित्सा का उनका मैनेटिंग करने के लिए एक मुख्यालय स्तर से आईजी मुख्यालय साहब को हुआ कि मैनेटिंग करेंगे। रेंज स्तर पर आईजी साहब, डीआईजी साहब उसका नोडल अफसर होंगे। जो भी हम लोग को होगा पुलिसकर्मी का जो संक्रमित रहेंगे उनका वहीं पर हम लोग सूचना देंगे। विभाग से हम लोग बात करेंगे। एम्स से लेकर सारे संबंधित जितने हॉस्पिटल है, पुलिस कर्मियों की अलग व्यवस्था करने की बातें आई है, और बोला गया है कि नहीं, आप जो सीरियस पुलिसकर्मी हैं उनके लिए हम तत्काल आईजी मुख्यालय साहब है उनको मैसेज करना है, और मैसेज के बाद तत्काल उनकी एडमिट कराने के लिए जवाबदेही जिम्मेवारी ली गई है। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक नदी उफनाई हुई है। कल 4,40,000 क्यूसेक पानी गंडक बैराज से छोड़ा गया। आज 2,75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी उफान पर है। नदी का पानी गांव से लेकर शहर में घुसकर तांडव मचा रहा है। बगहा शहर के नारायणपुर, गोलाघाट समेत कैलाश नगर के वार्ड नंबर 7 और 8 के कई घरों में गंडक का पानी घुस गया। आलम यह है कि कई परिवार जो इस बाढ़ का दंश झेल रहे हैं वो रेल लाइन पर तंबू बनाकर बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इन बाढ़ पीड़ितों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत खाने पीने की हो रही है। अभी तक किसी भी स्तर के अधिकारी इन हालात का जायजा नहीं ले रहे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी क्या छोड़ा गया, गंडक नदी का रौद्र रूप सामने आने लगा है। अभी हम खड़े हैं बगहा शहर के बीचों बीच में, वार्ड नंबर 7 का ये नगर परिषद का इलाका है। आप देख सकते हैं कैलाश नगर, नारायणपुर घाट और गोला घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ दर्जनों घर हैं जो जलमग्न हैं।
2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बहुतेरे लोग अपने घरों को छोड़कर रेलवे लाइन की तरफ शरण लिए हुए हैं। कुछ लोग पानी के बीच हैं। जो लोग हैं, बच्चे हैं, ग्रामीण हैं, और यहाँ जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की स्थिति है, कब से ये पानी लगा हुआ है। जरा आ जाइए आगे। ये कैसा पानी है, कब से आया हुआ है पानी यहाँ, कब से लगा हुआ है? कब से पानी लगा हुआ है यहाँ, कब से पानी लगा हुआ है यहाँ। सब नदी पच के बह रहा है, गांव में कोई खोजने पूछने वाला नहीं। कैसा पानी है ये? सब नदी का पानी है, बाढ़ का। गंडक नदी का? गंडक नदी का पानी है सर जी, सब है। तो घरों में आ गया है, देखा जा रहा है चापाकल घर वगैरह सब डूब गया है। डूब गया है सर जी, पूरा घर में लोग रहने के लिए शरण नहीं है। तो कोई राहत बचाव प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली है? अभी नहीं तक हुआ है सर। क्या स्थिति है, कब से ये बाढ़ की स्थिति है? हमारी यहाँ स्थिति सर बहुत दर्दनाक है, बहुत भयावह है। स्थिति आपके सामने है। पानी के बीच रहकर जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं, और अभी तक बात करें राहत और बचाव की तो इन लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है। इमरान अजीज, जी मीडिया, कैलाश नगर, बगहा। गंडक बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से गोपालगंज में खतरा मंडरा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि गोपालगंज में गुरुवार को गंडक का जलस्तर बढ़ेगा और जलस्तर बढ़ा तो तटबंधों पर इसका दबाव होगा और रिसाव भी हो सकता है। इसे देखते हुए बुधवार को डीएम, एसडीएम समेत कई अधिकारी बैकुंठपुर से लेकर मांझागढ़ कुचायकोट प्रखंड के कई बांधों का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही तटबंधों की मजबूती के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसका जायजा लिया। बैकुंठपुर के मुंजा गांव के समीप बांध पर पानी का दबाव ज्यादा है। यहां के तटबंध पर गंडक का दबाव सीधा पड़ रहा है। इसके अलावा डीएम ने सिधवलिया के सलेमपुर बांध, सिकटिया बांध का जायजा लिया। सिकटिया में 2 दिनों से रिसाव हो रहा था, जिसे रोकने का काम किया जा रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए डीएम ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे के अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। लगभग बैकुंठपुर से मुंजा जो है वहाँ से लेकर के यहाँ तक में करीब अभी तक हम समझते 50 किलोमीटर हो ही गया होगा। तो इसमें सभी डिफरेंट जगह पर जाकर बांध के हम लोगों ने निरीक्षण किया। पूरी टीम थी मेरे साथ में, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे, और सभी जगह हम लोगों ने बांध सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। दरभंगा के केवटी में बागमती का कहर टूटा है। कई गांव पानी में डूब गए हैं। उधर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हालात का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों के बीच उन्होंने खाना बांटा। इसके बाद नाव पर सवार होकर गांवों का जायजा लेने के लिए इलाके में गए। मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी पहुंचे। मिथिलांचल में बागमती और अधवारा का तांडव। दरभंगा के केवटी में बागमती का कहर टूटा। बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी। उत्तर बिहार में नदियां रौद्र रूप में हैं। भारी बारिश के बाद उफनाई ये नदियां किनारे को छोड़कर गांवों और शहरों की तरफ रुख करने लगी हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका दरभंगा का है। केवटी प्रखंड के गोपालपुर में बागमती ने सुरक्षा बांध को तोड़ दिया और इसके बाद नदी ने पिंडारुच और हरिहरपुर के गांव में भारी तबाही मचा दी। घर बार सब डूब गए और इन हालात में इन बाढ़ पीड़ितों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये 17 तारीख को यहाँ बांध टूटी बागमती का। पहला बांध गोपालपुर रेलवे लाइन के पास टूटा और फिर परसों दूसरी बांध बागमती नदी ने अपनी पूरी धारा बदल दी है। जो बागमती नदी यहाँ से गंडक में जाकर के मिलती है समस्तीपुर में। कौन सा ये जमींदारी बांध है? ये जमींदारी बांध है और पिंडारुच पंचायत का ये गोपालपुर गाँव है। ये डुडिया पड़ता है, ये खपरपुरा पड़ता है, ये जलवारा पड़ता है। इसके बाद जो सब गांव से आगे है वो भी लोग कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन ये मुख्य है ये। लेकिन ये अभी इस लायक है कि किधर से नहीं, उधर भी टूट गया हुआ है, इधर भी टूटा हुआ है, और इसका हाल तो आप देख ही रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। 4 लेन पर डेरा डाले बाढ़ पीड़ितों के बीच खाना बांटा। आप लोग अपना पैसा लगाए है ना, अपने से ये लोग बेचारे सब गरीब सब ये सब जो है बना करके रह रहे हैं। सरकार की जिम्मेवारी थी कि इनको बचाया जाए, नाव की व्यवस्था कराई जाए, इनको यहाँ लाया जाए, रहने की व्यवस्था कराई जाए, खाने की व्यवस्था कराई जाए। आप बताइए, हम तो रास्ते से गुजर रहे, देखे कि इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरता गया। तो हम लोग तो इसलिए मांग करते रहे कि सरकार की ये जिम्मेदारी थी। इसके बाद तेजस्वी यादव नाव पर सवार होकर कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने निकले। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से बात भी की। बहुत सारी दिक्कत है। हाँ,
बाढ़ से बिगड़े हालात पर राज्य सरकार भी अपने कामों को गिना रही है। सरकार के मंत्री सफाई दे रहे हैं कि जो काम पहले नहीं हुआ इस बार वो किया जा रहा है। हालात पर उनकी 24 घंटे नजर है। हम लोग लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीजों को, और 24 घंटे जितनी जगह से हम लोगों को जानकारी मिलती है वहां पर, इसके बाद जो हमारा जो सोशल मीडिया का सिस्टम है डिपार्टमेंट का, फेसबुक और ट्विटर पे, इसके अलावा एक कॉल सेंटर पहली बार जल संसाधन विभाग में बना है जिसका नंबर है 1800। वहीं भारी बारिश के बाद सीतामढ़ी में भी बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। नेपाल के तराई वाले इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मधुबनी के मधेपुरा प्रखंड के भकुआ और भरगावा गांव में नाव से उन्होंने हालात का जायजा लिया। तेजस्वी ने इस दौरान जरूरतमंद लोगों को 2-2 हजार रुपए भी दिए। बाढ़ प्रभावित लोगों की अनदेखी करने पर तेजस्वी ने सरकार और सत्ता पक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी के मैं इस समय धार में हूं। आप देख सकते हैं कि कोसी की धार कितनी बड़ी है कि चारों तरफ पानी ही पानी और नाव ही नाव। लोग जो हैं नावों से निकल के अब ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी हमें दिखाई दे रही है, इससे पहले नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आप देखिए कि 2 एनडीआरएफ के बोट भी जो है वो भी आ रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। कहीं कई गांव जो हैं वो भी पानी में डूब गए हैं। कोई आने वाला यहाँ नहीं है। कई दिनों से ये लोग भूखे हैं, कोई इन्हें खाने के लिए देने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और 3 अगस्त से विधानसभा भी खुलने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है इस कोसी की धार में लोगों से मिलने जो है मधुबनी में आए हुए हैं। हमारे साथ हैं तेजस्वी जी। मधुबनी आना पड़ा आपको, दरभंगा आना पड़ा, जिस तरह कोसी की धार में लोग फंसे हुए हैं। देखिए बहुत ही बुरा हाल है बिहार का। आपको पता है कि कोरोना महामारी से बिहार जो हालत जूझ रहा है, खतरा जो है बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ के चपेट में आ गया है। कानपुर के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, मधुबनी। छपरा के बनियापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाग नागिन की जोड़ी एक साथ नजर आई। एक साथ नाग नागिन को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और किसी ने इस वीडियो को बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।